नमस्ते बच्चों, मैं आपका गणित का अध्यापक चांद ठाकुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिब्भी आपके समक्ष अपनी अगली वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की जो हमारी पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 6.3 का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले भाग में हमने त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुछ कसौटियाँ पढ़ी थी। वो कसौटियाँ हैं 3 कोण परस्पर बराबर हों यानी कि ए समरूपता। दूसरी है संगत भुजाएं समानुपाती हों यानी कि एस कसौटी समरूपता की। तीसरी है संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपाती हो तथा आंतरिक कोण बराबर हों यानी कि एस समरूपता कसौटी। चौथी जो हमने पढ़ी थी वो थी ए समरूपता कसौटी यानी जिसमें हमें कोणों के 2 युग्म बराबर दिए हों। तो इनमें से हमने जो दूसरे नंबर की यानी कि एस और एस ये हमारी पहली वीडियो में हमने सिद्ध कर ली हैं। आज की वीडियो में हम हमारी पहली जो समरूपता की कसौटी है ए इसे सिद्ध करने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्या दे रखा है। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि आपको संगत कोण बराबर दे रखे हैं, संगत भुजाएं अनुपात में हैं, ये हमें सिद्ध करना है। और जब ये दोनों चीज़ें होती हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं तो हम कहते हैं त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो सर्वप्रथम हमें 2 त्रिभुज लेने हैं ABC और DEF। तो दोनों त्रिभुज में यदि हम बात करें तो हमें दे रखा है जो संगत कोण है यानी कि कोण A जो है कोण A और कोण D बराबर दे रखे हैं। जो कोण B है वो कोण E के बराबर है और जो कोण C है वो कोण F के बराबर है। ये हमें प्रमेय में या कथन में दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो संगत भुजाएं हैं त्रिभुज की वो समानुपात में हैं तथा दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें सर्वप्रथम जो है हम क्या करेंगे, बिंदु M लेंगे। कहाँ पे, यानी कि जो रेखा भुजा DE है, त्रिभुज DEF की जो भुजा DE है इसमें हम बिंदु M और भुजा DF में हम बिंदु N इस प्रकार लेंगे कि जो AB और DM है ये बराबर होने चाहिए और जो AC है वो DN के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर हम M और N को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे। तो ये हमने रचना की। अब देखिए, अब इसकी 3 परिस्थितियाँ हो सकती हैं। 3 परिस्थितियाँ जो हैं, पहली परिस्थिति हम ये मान के चलते हैं कि जो दोनों त्रिभुज हैं उनकी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि जो AB है वो DE के बराबर हो। यानी कि जो AB और DE जो भुजा है इसकी संगत भुजाएं हैं वो क्या होने बराबर हैं, ये मान के चलते हैं।
तो उससे क्या होगा, जो हमने बिंदु एम लिया है डी ई पर, वो ई का संपाती होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने एम बिंदु लिया था डी ई पर, वो इस प्रकार लिया था कि जो ए बी है वो डी एम के बराबर हो। तो यदि ए बी जो है डी एम के बराबर है, तो वो तो ए बी जो डी ई के बराबर है पहले से, यानी कि जो एम हम बिंदु ले रहे हैं वो कहाँ पे होगा, ई पर ही स्थित होगा, उसके साथ कंसाइड करेगा, वो ई बिंदु के ऊपर ही हम बिंदु लेंगे। तो यानी कि इसीलिए हमने लिखा है एम और ई क्या है, संपाती बिंदु होंगे। तो अब हम त्रिभुज ए बी सी और डी एम एन की बात करते हैं। उसमें देखिए क्या लिया है हमने, ए बी जो है डी एम के बराबर ले रखा है, और ए सी जो है डी एन के बराबर ले रखा है रचना से, और जो कोण ए है हमें कोण डी के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे एस ए एस, तो सर्वांग संख्या का कौन सा नियम लगा यहाँ पे, एस ए एस है ना, क्रम में जाएंगे हम। तो ये कौन सा नियम है, एस एस नियम द्वारा, या एस एस जो सर्वांग समता का नियम है, उससे जो ये दोनों त्रिभुज यानी कि ए बी सी और डी एम एन जो क्या आ गए हैं, सर्वांग सम त्रिभुज आ गए हैं। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसकी जो संगत भाग हैं, या हम कहें संगत कोण हैं, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जो कोण बी है वो कोण एम के बराबर होगा। यदि हमने इसे डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया तो ये कोण एम के बराबर होगा। ठीक है जी। साथ में जो एम है, जो कोण बी है, देखो यदि हम पीछे प्रश्न में देखें, जो कोण बी है देखो वो किसके बराबर है, ई के बराबर है ना। तो यहाँ से हमारे पास कोण बी और एम क्या हो गए, बराबर हैं। तो लेकिन बी जो है ई के पहले ही बराबर दे रखे हैं, तो यहाँ से देखिए एम और ई भी क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए जो कोण बी है वो डी एम एन के बराबर है, और जो बी है वो ई के बराबर ये दिया हुआ है। तो इससे जो है कोण ई और एम क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए जो ई और एम को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, वो क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण यदि बराबर है तो इसका अर्थ ये हो, जो भुजा एम एन और ई एफ है, ये क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ है। तो अब हम त्रिभुज डी ई एफ को लेंगे। त्रिभुज डी ई एफ में हमने क्या सिद्ध किया, जो एम एन है वो ई एफ के समांतर है। यदि त्रिभुज में इस बीच से जो खींची हुई रेखा है वो किसी एक भुजा के समांतर होती है, तो यहाँ पर हम बी पी टी लगा सकते हैं। तो बी पी टी से क्या होगा, जो डी एम बटे डी ई किसका आएगा, डी एन बटे डी एफ के बराबर आएगा। तो हमने डी एम किसके बराबर ले रखा है, ए बी के बराबर ले रखा है, डी एन किसके बराबर, ए सी के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास ये रेशो समीकरण 1 के रूप में आ गई। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ए बी बटा डी ई है वो किसके बराबर आएगा, बी सी बटे ई एफ, यानी कि तीसरी भुजा की रेशो के बराबर आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से को कंबाइन करके हमारे पास जो है ये तीनों संगत भुजाएं जो है समानुपात में आ गई। यानी कि ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ बराबर है ए सी बटे डी एफ के बराबर आ गई। यानी कि तीन संगत भुजाएं क्या हो गई, समानुपात में है। अब हम त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की बात करें, तो इसमें क्या है, तीन कोण तो हमें पहले से बराबर दे रखे हैं, है ना। कोण ए और कोण डी बराबर हैं। कोण बी कोण ई के बराबर है। कोण सी जो कोण एफ के बराबर है। तो तीन कोण तो पहले ही दे रखे हैं बराबर, और तीन जो संगत भुजाएं हैं वो भी क्या आ गई, समरूप आ गई, यानी कि समानुपात में आ गई। ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ के बराबर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है,
समरूप हैं। अब दूसरी स्थिति है जब ए बी क्या है, हो सकता है डी ई से बड़ा हो। यदि ए बी डी ई से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जो डी ई को हम आगे बढ़ाएंगे कहाँ तक, बिंदु एम तक। तो बिंदु एम तक जब बढ़ाएंगे हम इस प्रकार लेंगे कि जो ए बी है वो डी एम के बराबर आ जाए। ठीक है, ए बी या डी एम के बराबर हो, और डी एन जो है वो ए सी के बराबर हो। तो उत्पत्ति में देखिए दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी एम एन में हम लेंगे तो इसमें क्या है, ए बी डी एम के बराबर है और ए सी डी एन के बराबर है। साथ में जो कोण ए है कोण डी के बराबर है, ये हमें दे रखा है, कोण ए कोण डी के बराबर है। ए सी जो है डी एम के बराबर है, ए बी डी एम के बराबर है, ए सी डी एन के बराबर है, यानी कि ये इस तरह से। और बीच इन दोनों भुजाओं के बीच वाला जो कोण है यानी कि आंतरिक कोण है वो बराबर दिए हैं। तो एस ए एस नियम है ना, एस ए एस नियम से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एम एन ये क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, एस एस नियम किसका है, सर्वांग समता का है। ठीक है, अब ये सर्वांग सम है तो इसके संगत भाग भी बराबर होंगे, यानी कि कोण बी और कोण एम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण बी जो कोण डी एम एन के बराबर आ गया, है ना। तो और जो कोण बी है वो कोण ई के बराबर दे रखा है। तो इससे जो डी एम एन है और कोण ई है वो बराबर आ गए। और यदि ये दोनों कोण बराबर हैं यानी कि ई और एम, तो इसका अर्थ ये हुआ जो ई एफ है, जो भुजा ई एफ है वो क्या है, एम एन के समांतर है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज की अगर बात करेंगे, त्रिभुज डी एम एन में हमारे पास क्या ई एफ क्या है, एम एन के समांतर है। तो यहाँ पर हम बी पी टी लगाएंगे, तो यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, आधारभूत अनुपातिकता सिद्धांत वो क्या कहता है, जो ये डी ई भाग डी एम और डी एफ बटे डी एन ये जो रेशियो है वो बराबर होंगी। तो अब क्या है, डी एम हमारे पास ए बी के बराबर है और डी एन ए सी के बराबर है। तो हमारे पास जो ये अनुपात आ गया है, तो इसको हम अगर व्युत्क्रम लेंगे तो ए बी बटे डी ई किसके बराबर आ गया, ए सी बटे डी एफ, है ना। ए सी ऊपर चला गया, डी एफ नीचे आ गया, यहाँ पे ए बी ऊपर चला गया, डी ई नीचे आ गया। तो ये अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया। ये समीकरण 3। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो डी ए बी बटे डी ई है वो किसके बराबर आएगा, बी सी बटे ई एफ के बराबर आएगा। तो समीकरण 3 और 4 को अगर कंबाइन करेंगे तो ये जो तीनों संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात बराबर आएगा। तो अब हम दोनों त्रिभुज को की तुलना करेंगे ए बी सी और डी ई एफ की। तो पहली चीज़ तो हमें दे रखी है, देखो क्या, कि तीन संगत कोण क्या हैं, बराबर दिए हैं और इनके जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपात में हमने सिद्ध किया है। ठीक है, यदि ये दोनों चीज़ें होती हैं तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप है। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में भी हमने इसे सिद्ध कर लिया। अब तीसरी स्थिति हमारे पास उत्पन्न होती है कि हो सकता है जो ए बी है वो डी ई से छोटा हो, है ना। पहले क्या था, बराबर, फिर क्या, बड़ा। अब तीसरी स्थिति हो सकती है कि जो ए बी है वो डी ई से छोटा हो। तो इस स्थिति में हम रचना किस तरह से करेंगे, अब ए बी छोटा है तो हम बिंदु एम लेंगे डी ई पर इस तरह से कि ए बी और डी एम बराबर हों, यानी कि ए बी डी एम के बराबर हों। और एन बिंदु इस तरह से लेंगे कि जी ए सी डी एन के बराबर हो। ठीक है, तो फिर एम एन को मिलाएंगे। अब हमारे पास क्या है, जो कोण ए है कोण डी के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर भी कौन सा नियम लगेगा, एस ए एस, है ना। तो मुझसे कोण के आसपास की भुजा
समानुपात में दे रखी है और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर दे रखे हैं दो त्रिभुज में। तो ये क्या हो गया, भुजा, कोण और भुजा, यानी कि SAS सर्वांग समता का नियम लगेगा यहाँ पे। तो जो चीज़ मैंने चित्र में दिखाई वही हमने यहाँ उत्पत्ति में लिखी है। क्या लिया हमने, त्रिभुज ABC और DMN में क्या हुआ, देखिए इसकी दो संगत भुजाएं तो हमें बराबर दे रखी है, रचना से बराबर हैं, और जो एक आंतरिक कोण है उनका वो बराबर दे रखा है। तो SAS नियम लगेगा, हमारे चित्र से देख के बताइए ज़रा क्या है। SAS नियम से हम कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज हैं ABC और DMN ये क्या हैं, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अर्थात जो कोण B है वो कोण M के बराबर होना चाहिए। साथ में जो कोण B है वो कोण E के बराबर भी है ना। कोण B E के बराबर ही है और M के बराबर भी है, तो यानी कि कोण M और E ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यदि कोण M और E बराबर हैं तो ये संगत कोण हैं। तो संगत कोण अगर बराबर हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भुजाएं हैं कौन सी भुजाएं, भुजा MN और EF ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। यदि एक दूसरे के समांतर हैं तो अब हम त्रिभुज DEF में चलते हैं। तो त्रिभुज DEF में क्या कहा है हमें, जो MN है वो EF के समांतर है। ठीक है, यदि MN और EF समांतर है तो हमारे पास BPT से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो DM है और रेशो DE है, DM रेशो DE किसके बराबर होना चाहिए, DN बटे DF के बराबर होना चाहिए। अब जो DM हमने लिया है वो AB के बराबर लिया है और DN ने AC के बराबर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये अनुपात बराबर आ गया। तो इन दोनों, इसी प्रकार हम कह सकते हैं AB बटा DE वो BC बटा EF के बराबर भी होगा, है ना। यानी कि जो तीसरी भुजा है उनके बराबर भी होगा। क्यों, क्योंकि ये और वो क्या है, संगत भुजा है। तो BC बटे EF के बराबर भी होगा, है ना। तो यदि ये बराबर है तो दोनों को कंबाइन करके हमारे पास जो तीनों संगत भुजाएं हैं क्या है, समानुपात में आ गई। तो यदि देखिए दो त्रिभुजों में यानी कि ABC और DEF में संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं समानुपात में हैं, तो हम कहते हैं कि जो दोनों त्रिभुजों क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। इस प्रकार देखिए हमारी जो तीनों परिस्थितियां थी कौन कौन सी, पहली थी कि हो सकता है दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो संगत भुजाओं के बराबर हो, है ना। और दूसरी थी कि भाई हो सकता है AB जो है वो क्या है, बड़ा हो DE से। तीसरी थी कि भाई AB हो सकता है छोटा भी हो सकता है, किससे, DE से। तो इन तीनों परिस्थितियों में हमने देखा कि जो त्रिभुज क्या है, समरूप हैं यदि वो क्या है, समकोणिक है, यानी कि उसके तीनों कोण बराबर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 6.3 प्रश्नावली है उसका पहला प्रश्न है, बताइए कि आकृति 6.3.4 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखिए क्या दे रखा है। तो हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे पहले भाग में। तो एक है ABC, दूसरा है PQR। आइए देखिए इसमें क्या है, दोनों त्रिभुजों में हम तुलना करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कोण A जो है कोण P के बराबर दे रखा है ना, दोनों क्या है 60 डिग्री के बराबर। ये देखिए कोण A बराबर है कोण P बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है 60 डिग्री के। इसी तरह से कोण B जो है कोण Q के बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 80 डिग्री के बराबर है।
इस तरह से कोण सी और जो कोण आर बराबर है, यानी कोण सी और कोण आर बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है 40 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से देखिए क्या है, ये भी कोण है, ये दूसरा कोण है ना, ये तीसरा कोण है। तो 3 कोण बराबर दिए हैं, तो यहाँ से हम ए समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये क्या है, समरूप है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।